ओके जी, हीमाटोलॉजी के अंदर इनीमिया हमने डिस्कस किए थे दो, आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया और इनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। कौन सी टाइप की इनीमिया पढ़ रहे हैं? माइक्रोसिटिक इनीमिया। आज हम थर्ड पढ़ेंगे सिड्रोब्लास्टिक इनीमिया। ठीक है जी, यहाँ से है। तो द थर्ड इनीमिया इज सिड्रोब्लास्टिक इनीमिया, कंडीशन या द अनीमिया which is due to impaired synthesis of protoporphyrin that is known as a sideroblastic anemia। ठीक है, देखिए वही सेम कंसेप्ट है। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। इसका जो हीम पार्ट है इसमें दो चीज़ें होती है, आयरन और प्रोटोफोरपायरिन। ठीक है जी, आयरन अगर बॉडी को ना मिले इससे तो आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया होती है। अगर क्रोनिक डिजीज में आयरन मिले लेकिन हेप्सोडेन उसको कहाँ पे स्टोर करे? टिश्यूज में, तो उससे अनीमिया ऑफ दी क्रोनिक डिजीज होती है। अब अगर आयरन बॉडी को मिल भी रही है बिल्कुल ठीक नॉर्मल साइड हिसाब से, जितना आयरन बॉडी को चाहिए उतना ही आता है, लेकिन इसमें इशू है। तो अगर ये ना बने तो हम हीमो नहीं बना सकते, फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। तो ऐसा इनीमिया जिसका मेन इशू किस में हो? प्रोटोफोरपायरिन रिंग की सिंथेसिस में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिड्रोब्लास्टिक इनीमिया। अब हमने नॉर्मली ये देखना है कि ये बनता कैसे है, बोले कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटोफोरपायरिन। ताकि आप लोग को सिंथेसिस समझ आएगी तो ये इनीमिया भी समझ आएगी। ठीक है, लेकिन मेन इशू ये याद रखना है कि सिड्रोब्लास्टिक के अंदर जो मेन प्राइमरी प्रॉब्लम है वो प्रोटोफोरपायरिन में होता है। प्रोटोफोरपायरिन इसकी नॉर्मल सिंथेसिस को देखें बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं सक्सिनाइल CoA। क्या कहते हैं? सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA नॉट 2 कार्बन, वो एसिटाइल CoA है। वो क्या है? एसिटाइल। सक्सिनाइल CoA इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है, बायोकेमिकल सब्सटेंस इसको कहते हैं। इसके साथ एक अमीनो एसिड मिल जाता है, इट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। हाँ जी, ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन मिल जाता है किसके साथ? सक्सिनाइल CoA। और ये दोनों जब बॉडी में मिल जाती है इससे बनता है, इस वर्ड को सुन ले, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। इससे क्या बन जाता है? अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। सुन ले, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। इसको सिंपली हम कहते हैं ALA। ALA स्टैंड फॉर अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। क्लियर है? ओके, जब सक्सिनाइल CoA ग्लाइसिन के साथ मिल जाए और ये क्या बनाए? अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, इसमें जो एंजाइम काम करता है ये एंजाइम होगा ALA सिंथेस। इसको ये इसलिए नाम दिया है, इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ALA। तो इस एंजाइम का नाम है अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेस। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोफोरपायरिन। ये हम प्रोटोफोरपायरिन रिंग को बनाते हैं और उसके साथ फिर किस चीज को मिलाएंगे? आयरन। और इससे हम क्या बनाएंगे? हीम। तो ये इनडायरेक्टली हम हीम बनाने की वो प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है जी, पहले PMDC एग्जाम में यह था कि MCQ टेस्ट नहीं था, उसमें SCQ भी होते थे, राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस, इस तरह। उसमें एक क्वेश्चन हर साल आता था, व्हाट इज द स्कीमेटिक बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हीम सिंथेसिस। ये क्वेश्चन हर साल आता था, इसके 10 नंबर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल तो MCQ टेस्ट होते हैं सारे, तो उनमें से फिर वो MCQs उठाते हैं, इनीमिया की टाइप पूछते हैं। ठीक है, तो देखें हीम प्रोटोफोरपायरिन रिंग सिंथेसिस में सबसे पहले सक्सिनाइल CoA ग्लाइसिन के साथ मिल जाती है ALA सिंथेस की मौजूदगी में, और इससे क्या बन जाती है? ALA, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। लेकिन यहाँ पे MCQs ये है कि इस एंजाइम को क्या चाहिए? कोफैक्टर। क्या चाहिए? कोफैक्टर का मतलब ये है हेल्पर,
कि भाई इसको एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज विटामिन B6। MCQs क्वेश्चन कौन सा? विटामिन B6 विच इज कॉल्ड पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 इज पायरोडॉक्सिन विच इज अ हेल्पर रिक्वायर्ड फॉर ALA सिंथेज एक्टिविटी। अगर B6 ना हुआ तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो फिर ALA नहीं बनेगा। तो विटामिन B6 इज द ओनली विटामिन विच इज हेल्प इन द प्रोटोफॉरपायरिन सिंथेसिस। क्लियर है? क्योंकि ये पहले स्टेप में काम करता है। इस ALA से नीचे जो चीज बनती है उसको कहते हैं पोरपोबिलिनोजेन। बिलिनोजेन, पोरपोबिलिनोजेन। इसका स्टेप जो है, इस एंजाइम का नाम है ALA डिहाइड्रेटेस। उस एंजाइम का नाम क्या है? ALA डिहाइड्रेटेस। और ये पोरपोबिलिनोजेन आखिर में कन्वर्ट होता है प्रोटोफॉरपायरिन में, प्रोटोफॉरपायरिन। तो ये प्रोटोफॉरपायरिन बनने का स्टेप्स है। पेपर में नहीं आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस, उसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं हल करने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन नोट्स में तो आप लोगों के पास पता होना चाहिए कि प्रोटोफॉरपायरिन किस तरह बनता है। अब ये जितना भी प्रोसेस हुआ है, याद रखें MCQs में, दिस ऑल प्रोसेस दैट इज अकोरिंग इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल के कहाँ पे हुआ है? साइटोप्लाज्म में। तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं? दिस इज दी व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। इस यस माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड स्पिरोचीलेटेस। उस एंजाइम का नाम क्या है? स्पिरोचीलेटेस। ये क्या करता है? इस प्रोटोफॉरपायरिन को किस में एंटर कर देता है और इसको मिला लेता है आयरन के साथ। फेरस, फीरोमीन फेरस से निकला है, आयरन के साथ मिलाता है। और जब प्रोटोफॉरपायरिन किसके साथ मिल जाए तो ये हीम बन जाता है। ये क्या बन जाता है? हीम बन जाता है। तो आज के बाद व्हाट इज हीम सिंथेसिस? इट इज व्हाट अबाउट ऑल दिस रिएक्शन। यहाँ तक प्रोटोफॉरपायरिन सिंथेसिस है, और एक स्टेप एक्स्ट्रा करके ये कौन सा सिंथेसिस बन जाएगा? हीम सिंथेसिस बन जाएगा। क्लियर है? विच अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम? ग्लाइसिन। विच अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोफॉरपायरिन? ग्लाइसिन। एक ही बात है। तो प्रोटोफॉरपायरिन बनेगा तो हीम बनेगा ना। तो चाहे हीम पेपर में आए या प्रोटोफॉरपायरिन, दोनों में जो अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होता है वो ग्लाइसिन होता है। क्लियर है? हाँ जी। जो प्रोटोफॉरपायरिन बन जाए सेल के साइटोप्लाज्म में, तो फिर उसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम पाया जाता है स्पिरोचीलेटेस। ये प्रोटोफॉरपायरिन को माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर लाकर किसके साथ मिलाता है? आयरन। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाती है? हीम बन जाती है। तो MCQs मुझे ये बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हीम सिंथेसिस अकर इन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया या बोथ? ये MCQs है। हीम सिंथेसिस के कुछ स्टेप किस में है? साइटोप्लाज्म में, और एक स्टेप किधर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो हीम इज द प्रोसेस विच कैन अकरिंग इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, ओके। अब इसके अंदर जब भी कोई ऐसा इशू आ जाए कि जिससे प्रोटोफॉरपायरिन ना बने, तो अगर ये नहीं बनेगा तो आयरन तो अकेला रह जाएगा। जब आयरन अकेला रहेगा तो हीम बनेगा नहीं, तो एनीमिया होगी कि नहीं। तो हर वो चीज जो इस रिएक्शन को खराब करे, इससे किस चीज की सिंथेसिस खराब होगी? प्रोटोफॉरपायरिन। और इससे जो एनीमिया है उसको हम सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो लेके काजेस कि वो कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ये रिएक्शन खराब हो सकती है। तो काजेस, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इज क्रोनिक अल्कोहलिज्म। वो क्या है? क्रोनिक अल्कोहलिज्म। जितने भी अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उसमें अगर एनीमिया की रिस्क है, वो कौन सी एनीमिया है? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। आंसर इज अल्कोहल कैन डैमेज ALA डिहाइड्रेटेस। इस एंजाइम को डैमेज करता है। अल्कोहल इस पाथवे के अंदर दो एंजाइम के लिए बहुत क्या है? टॉक्सिक है। वन इज ALA डिहाइड्रेटेस, अनदर इज स्पिरोचीलेटेस। तो अगर ये खराब होगा तो कैन दिस फॉर्म? नो। ये खराब होगा तो कौन सा एनीमिया आएगा? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो अल्कोहल, जो बंदा ज्यादा अल्कोहल लेता है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म पेशेंट है, उसमें ALA डिहाइड्रेटेस डैमेज हो जाता है। और अगर ये एंजाइम डैमेज हो जाए, एट द एंड प्रोटोफॉरपायरिन नहीं बनेगी। जब ये नहीं बनेगी तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसका अनदर काज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया दैट इज आइसोनियाजिड टॉक्सिसिटी। क्या चीज?
आइसोनियाजेड टॉक्सिसिटी, ये पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े एग्जाम में जेकेट, एफसीपीएस, एनएलई सब में आइसोनियाजेड आता है। आइसोनियाजेड इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। जो लोग टीबी के मरीज होते हैं वो कौन सा ड्रग लेते हैं? आइसोनियाजेड। और इस ड्रग की एक साइड इफेक्ट कौन सी एनीमिया है? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आइसोनियाजेड बंदा सही तरीके से ले ले उसमें नहीं होता, जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जब उसका लेवल बढ़ जाता है, फिर उन लोगों में कौन सा एनीमिया होगा? सिड्रोब्लास्टिक। द रीजन इज दिस आइसोनियाजेड डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B6 इन द बॉडी। ये किस चीज की लेवल को कम करता है? B6। और अगर B6 की डिफिशियंसी आ जाए, कैन दिस एंजाइम वर्क? नो। जब ये काम नहीं करेगा, ये स्टेप ब्लॉक होगा, तो ये पूरा चीज ब्लॉक हो जाएगा एंड देयर विल बी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो इससे क्यूज अगर आ जाए, हाउ आइसोनियाजेड कैन कॉज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया बिकॉज दिस ड्रग कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ विटामिन B6। और अगर विटामिन B6 नहीं है तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा। जब ये इसको कुछ नहीं कहता, आइसोनियाजेड हैज नथिंग टू डू विद दिस पाथवे। आइसोनियाजेड जी अपनी साइड इफेक्ट है, वो विटामिन B6 डिफिशियंसी है। और जब B6 नहीं होगा, B6 के दो काम है, एक तो ये इस एंजाइम के लिए कोफैक्टर है और दूसरा ये माइलिन शीट को मेंटेन रखता है। तो आइसोनियाजेड की टॉक्सिसिटी में B6 की कमी से एक तो ये प्रोसेस नहीं होगा तो प्रोटोफोरपारिन नहीं बनेगा, तो कौन सा एनीमिया आएगा? सिड्रोब्लास्टिक। और दूसरा माइलिन शीट खराब हो जाएगा, देयर इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेशेंट में क्या आएगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो अगर आप किसी को आइसोनियाजेड दे रहे हो, वो लोग महीनों तक लेते हैं, टीबी पेशेंट्स, ये तो एक दो दिन के लिए नहीं होता, महीनों तक होता है। 2 महीने तक पेशेंट को हम आइसोनियाजेड देते हैं, फिर नेक्स्ट 4 से 5 महीने तक बंदा आइसोनियाजेड लेता है। इफ यू गिव आइसोनियाजेड तो साइड बाय साइड ये रिस्क है कि इसमें किस चीज के डेफिशिएंट, तो आपने साथ में वीटा 6 के नाम से गोली आती है, वीटा 6 इज विटामिन B6। तो जो लोग आइसोनियाजेड के साथ वीटा 6 गोली खाएंगे तो उसमें आइसोनियाजेड टॉक्सिसिटी के चांसेस कम होंगे। अदरवाइज उन लोगों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है जी? हाँ, ये मैंने बताया है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म जो बंदा होता है उसमें जो अल्कोहल है, अल्कोहल कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ ALA डिहाइड्रेटेस। ये इस एंजाइम को और इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो अल्कोहल इसको डैमेज करके सिड्रोब्लास्टिक कराता है और आइसोनियाजेड विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करके क्या कराता है? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, वाई विटामिन और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, अगर विटामिन B6 में आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी है, ये हमने कदर पढ़ी है बायोकेमिस्ट्री में, तो अगर विटामिन B6 आप देखें, कंसेप्ट एक ऐसी चीज है जो इंशाल्लाह फिर कभी खराब नहीं होती अगर आप लोग इसको सही तरीके से याद करें। मुझे इतना यकीन है कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री पे जाएं तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखें, यहाँ पे ये आप लोगों को बताएगा कि ये विटामिन B6 है, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन जिसको कहते हैं। तो पायरोडॉक्सिन अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाए पायरोडॉक्सिन की, तो देखें इट कैन कॉज विच एनीमिया? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसका वजह यह है कि जो विटामिन B6 है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटोफोरपारिन, क्योंकि विटामिन B6 की वजह से ये एंजाइम तो काम करता है और ये इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा पहले स्टेप में तो ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो आइसोनियाजेड डायरेक्टली डिक्रीज द लेवल ऑफ B6, और जब B6 नहीं होगा या एंजाइम काम नहीं करेगा तो ये पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखे अनदर काज ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि ये किस वजह से? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, इसकी वजह से। थर्ड नंबर लिखे लेड पॉइजनिंग। किसके अंदर? लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग कैन कॉज व्हाट? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, लेड एक मेटल है, ऑटोमोबाइल्स की जो इतनी बैटरीज है, बैटरीज जो गाड़ियों की बैटरीज होती है, इसके शॉप्स पे जितने लोग काम करते हैं उसमें लेड पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं। या पेशेंट है वो अस्पताल में लाया गया है अनकॉन्शियस स्टेट में और वो बंदा पेंटर है, ये पेंटिंग से जितनी भी ये स्मेल आती है इसके अंदर लेड होता है। इसलिए जब लोग पेंटिंग करते हैं वो मतलब ये है कि प्रोटेक्टिव मेजरमेंट करते हैं, वो मास्क वगैरह जरूर लेते हैं। तो पेंटिंग के दौरान ऑटोमोबाइल बैटरी जो उसके वर्कर्स होते हैं या पेंसिल की जो नोक है बच्चे उसको खाते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है? लेड होता है। लेड पॉइजनिंग के अंदर व्हेन लेड इज कमिंग टू द बॉडी एंड इट एक्सेस इट कैन डैमेज ALA डिहाइड्रेटेस। देखिए अल्कोहल किसको डैमेज करता है? ALA फेरोचिलेटेस, और लेड सिर्फ इसको ब्लॉक करता है, ALA डिहाइड्रेटेस।
तो इन दोनों कंडीशन की वजह से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आएगी। तो सिड्रोब्लास्टिक के आज अभी तक जो काज है वो 3 है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, आइसोनियाजिड टॉक्सिसिटी और यस दैट इज लेड पॉइजनिंग। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब लेके इसकी फीचर वही आएंगे, फटीग, पेलर, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही सारे। इसके इन्वेस्टिगेशन लेके आप स्पेसिफिक इसकी जनाब स्पेसिफिक फीचर लाइक आयरन डिफिशिएंसी नहीं है, स्पेसिफिक फीचर इसकी नहीं है जिस तरह पाए का चिल्ड्रन में होता है या कोयले को नी किया, इस तरह नहीं है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? पेशेंट जो है ना एग्जाम में जो हिस्ट्री होगी वो पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होगा तो आइसोनियाजिड की वजह से होगा, या पेशेंट कई 5-6 साल से अल्कोहल ले रहा होगा। तो इसकी हिस्ट्री से आप लोग को पता चलेगा कि ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है। क्लियर है? ये काज आप लोगों को वो एग्जाम में देंगे तो आप लोग को क्लू हो जाएगा कि यार ये एनीमिया किसकी तरफ जाएगी, सिड्रोब्लास्टिक। किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कैंसर है, वो एनीमिया क्रोनिक डिजीज की तरफ जाएगी। क्लियर है? अब इन्वेस्टिगेशन लेके ब्लड सीपी करेंगे तो एचबी लेवल क्या हो जाएगा, कम। एमसीवी भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। माइक्रोसिटिक एनीमिया है। ठीक है, इधर फोकस करें, सीरम आयरन को देखते हैं। किस चीज को? सीरम आयरन। आयरन देखे इस बंदे को आयरन का इशू है कि प्रोटोफॉर्पायरिन? तो आयरन तो होगा, आयरन नॉर्मल होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि आयरन आता रहेगा और ये किसी के साथ मिलेगा नहीं तो उसका लेवल बढ़ेगा। तो इनिशियली नॉर्मल, लेटर विल बी इंक्रीज। तो देखे आयरन को लेके आइदर नॉर्मल आर इंक्रीज। वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखे ये इसका मतलब कि इशू आयरन का नहीं है। फिर परसेंट सेचुरेशन को देखे। परसेंट सेचुरेशन का मतलब क्या है? परसेंट सेचुरेशन ट्रांसफरिन पे ज्यादा आयरन होंगे कि नहीं? ज्यादा आयरन, क्योंकि नॉर्मल है तो परसेंट सेचुरेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, परसेंट सेचुरेशन के साथ साथ TIBC, ये फेराटिन सीरम फेराटिन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। तो ये क्या होगा? वेरी गुड, बड़ी होगी, क्योंकि आयरन आता रहता है, सीरम में भी बढ़ेगा और इसको हम स्टोर में भी बढ़ाएंगे। तो सीरम आयरन के साथ साथ सीरम फेराटिन भी बढ़ेगी। और TIBC, एक्सीलेंट, TIBC डिक्रीज, क्योंकि आयरन ज्यादा है तो वो सारे के सारे ट्रांसफरेंट पे अटैच है तो मजीद वो लेने की एबिलिटी नहीं रखता। अगेन द ओनली एनीमिया वेयर TIBC इज रेज इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये गोल्ड स्टेटमेंट है हीमाटोलॉजी के अंदर। द ओनली एनीमिया वेयर TIBC इज इंक्रीज, जो ज्यादा हो हमेशा वो क्या होगी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर है? ये एक स्टेटमेंट जरूर याद रखें एग्जाम में। एग्जाम में बैठे हो एनीमिया का पॉइंट आ जाए, लेकिन एग्जामिनर ने ये दिया कि TIBC क्या है, आंख के बंद करके अगर आप कंफ्यूज है तो कौन सा चीज लिखनी है? आयरन डेफिशिएंसी, और 100% आंसर ठीक होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन याद रखें। तो देखें इसमें सीरम आयरन नॉर्मल या इंक्रीज, परसेंट सेचुरेशन इंक्रीज, सीरम फेराटिन इंक्रीज, TIBC ये डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? सो दिस इज द लैब इन्वेस्टिगेशन फॉर द सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ट्रीटमेंट में लेके ट्रीट द अंडरलाइन काज। अगर कोई अल्कोहलिज्म पेशेंट है, अल्कोहल क्विट करे, मतलब उसको कहे कि आप अल्कोहल क्विट करें, ना लिया करें। ठीक है, कोई बंदा आइसोनियाजिड की वजह से तो उसको वीटा-6 की गोली देना शुरू करें, ताकि हम वीटा-6 की लेवल बढ़ाए तो आइसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी खुद बहुत खत्म हो जाएगी। लेड पॉइजनिंग अगर हुई है तो इसका मतलब ये है RX मीन ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द काज, डिपेंड अपॉन काज पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट, कि भाई किस चीज की वजह से जनाब प्रॉब्लम है। तो काज को देखते ही हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, लेड पॉइजनिंग अगर हुई है, लेड पॉइजनिंग, इसके अंदर हम देते हैं डाइमरकेप्रोल। डाइमरकेप्रोल एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक्सेस लेड को बाहर से बॉडी से फ्लश कर देता है। डाइमरकेप्रोल इसका एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। इसमें एक होता है EDTA, इसका भी अगर आप लोगों ने याद रखने, कैपिटल EDTA, तो ये भी हॉस्पिटल में आता है। EDTA के नाम से सोल्यूशन आता है। वो सोल्यूशन भी अगर आप किसी को दे तो हम ये सोचते हैं कि हम उसकी बॉडी से एक्सेस किस को बाहर निकाले? लेड। तो लेड को बाहर से फ्लश करना है। पॉइजनिंग में लेड का लेवल क्या होता है? ज्यादा। तो उसकी लेवल कम करने का 2 तरीके, या डाइमरकेप्रोल दे दे या EDTA सोल्यूशन दे दे।
लेकिन डाइमरकेप्रोल एक और पॉइजन को भी कम कर सकती है, मरकुरी पॉइजनिंग। जब क्या हो, मरकरी, मर इज मरकुरी पॉइजनिंग। तो मरकरी पॉइजनिंग और लिड पॉइजनिंग के अंदर एक ही चीज यूज होता है, दैट इज डाइमरकेप्रोल। क्लियर है? तो डाइमरकेप्रोल सोल्यूशन की शक्ल में आता है, ये मुख्तलिफ पॉइजनिंग के केसेस में काम आता है, स्पेशली लिड पॉइजनिंग एंड मरकरी पॉइजनिंग। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट सिड्रोब्लास्टिक इनीमिया। फोर्थ नंबर इनीमिया की तरफ जाएंगे, विच इज थैलेसीमिया। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सिंथेसिस और इसके साथ ये काजेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसके बाद द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज थैलेसीमिया। ओके जी, थैलेसीमिया में लिखे इट इज एनीमिया विच इज ड्यू टू डिफेक्टिव सिंथेसिस इन ग्लोबिन चेन। ये ग्लोबिन चेन का मसला है। हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पार्ट और क्या होता है, ग्लोबिन। तो थैलेसीमिया का जो इशू है वो ग्लोबिन में होता है। ठीक है, सो एनीमिया विच इज ड्यू टू डिफेक्टिव synthesis of ग्लोबिन चेन। ठीक है जी, ये वो एनीमिया है जिसमें डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है, किस चेन की, ग्लोबिन। तो डिपेंडिंग अपॉन द चेन थैलेसीमिया के टाइप से, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो देखें यहाँ पे टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया डिपेंडिंग अपॉन the chain defect thalassemia has the following types। ठीक है, तो एक तरफ लेके अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि वी हैव टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन। तो अगर अल्फा चेन का इशू है तो अल्फा थैलेसीमिया होगी, बीटा चेन के अंदर इशू है तो बीटा थैलेसीमिया होगी। इन दिस कंडीशन द प्राइमरी डिफेक्ट लाइज इन अल्फा चेन। ठीक है, और इसमें डिफेक्ट लाइज इन बीटा चेन। तो ये आप लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी है फॉर दी कंसेप्ट। ठीक है, कि कंसेप्ट ये बिल्ड करना है कि अगर अल्फा चेन ऑफ ग्लोबिन के अंदर इशू हो तो अल्फा थैलेसीमिया है, और अगर बीटा चेन में इशू हो तो बीटा थैलेसीमिया है। इस थैलेसीमिया को समझने के लिए फिजियोलॉजी एक दो पॉइंट से वो पहले क्लियर करते हैं, तो फिर आगे हमें जनाब कोई इस तरह इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। देखिए अल्फा चेन जो है, अल्फा चेन ग्लोबिन के अंदर ये दो होते हैं और बीटा भी ये दो, तो 2 अल्फा 2 बीटा। अब अल्फा चेन, ये ग्लोबिन तो प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है, और अमाइनो एसिड ये जनाब कहाँ से आती है, जीन से आती है। कहाँ से, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। डिफरेंट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रोडक्शन, याद रखें। अब याद रखना है ये एमसीक्यूज कि वो जीन जो हमें वो अमाइनो एसिड देंगे जो किस चेन में हो, अल्फा, वो पड़े होते हैं क्रोमोसोम 16 पे। सो क्रोमोसोम 16 के जो जीन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दोज अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन द अल्फा चेन। तो अल्फा थैलेसीमिया के अंदर जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है वो क्रोमोसोम 16 होता है, नंबर 1। अब वो जीन जो किसके लिए होते हैं, बीटा चेन के लिए, उसकी जो जीन है वो पड़े होते हैं क्रोमोसोम 11 पे। वो कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम 11 पे। अब देखिए यहाँ पे मैं साइड पे एक पॉइंट लिखने लगा, इसके नीचे आप लोग इसके साइड पे लिखे कि द जीन फॉर अल्फा चेन, द जीन्स फॉर अल्फा चेन इन हीमोग्लोबिन
प्रेजेंट इन क्रोमोसोम 16, ऐसा है। ये किस क्रोमोसोम में है? 16 में है। फिर यहाँ पे लिखना है, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि जीन तो ठीक है 16 क्रोमोसोम पे है, किस चेन के लिए? अल्फा, लेकिन वो जीन्स कितने हैं? देयर आर टोटली 4 जीन इन 16 क्रोमोसोम which will make alpha chains of globin. So these genes are usually total 4 in number. These genes are, हाँ जी, totally 4 in number, 4 जीन्स होते हैं। तो एमसीक्यूज ये है कि कितने जीन्स होते हैं जो इस अल्फा चेन को बनाएंगे? 4, और वो चारों के 4 जीन कहाँ पे पड़े होते हैं? क्रोमोसोम 16 पे पड़े होते हैं। नंबर 1 पॉइंट। फिर नेक्स्ट लिखे, द जीन फॉर बीटा chain lies on chromosome 11, मतलब वो जीन जिससे फ्यूचर में बीटा चेन बनेगा उसकी जीन्स कहाँ पे पड़े होते हैं? वो टोटल कितने होते हैं? दे आर 2 जीन्स, ये इसमें डिफरेंस है। दीज जीन्स आर, उठ जाए, हाँ, दीज जीन्स आर टोटली 2 इन नंबर, तो 2 जीन्स होते हैं। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने पहले क्लियर करने हैं। अल्फा चेन्स को बनाने के लिए 4 जीन्स की जरूरत होती है, और वो कहाँ पे होते हैं? 16 क्रोमोसोम। जो बीटा चेन है उसके लिए टोटल 2 जीन चाहिए, और वो क्रोमोसोम 11 पे होता है। अगर इन 4 जीनों में से एक भी खराब हो जाए तो अल्फा चेन सही नहीं बनेगी, तलसीमिया होगी क्या? नहीं। तो इसका मतलब कि अगर एक जीन खराब हो जाए, 3 है फिर भी तलसीमिया है, 2 जीन है 2 नहीं है फिर भी तलसीमिया है, 3 जीन नहीं है 1 है फिर भी तलसीमिया है, अगर 4 के 4 नहीं है तो फिर भी तलसीमिया है। और ये सारा तलसीमिया कौन सा होगा? अल्फा तलसीमिया। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिलीशन ऑफ जीन, क्या? डिलीशन ऑफ जीन, अल्फा तलसीमिया हैविंग 4 टाइप्स। अल्फा तलसीमिया के कितने टाइप्स है? 4 टाइप। पहले को हम कहते हैं 1 जीन डिलीशन तलसीमिया, दूसरे को 2 जीन डिलीशन तलसीमिया, 3 जीन डिलीशन तलसीमिया एंड 4 जीन डिलीशन। तो अल्फा तलसीमिया के नीचे 4 टाइप्स देखे। इसके डिपेंडिंग अपॉन द जीन, इसको हम नंबर 1 को क्या कहेंगे? 1 जीन डिलीशन तलसीमिया। ऐसा कंडीशन जिसमें 4 के अंदर कितने जीन डिलीट हो जाए? 1, इसको 1 जीन डिलीशन कहेंगे। फिर भी स्टिल कितने काम करेंगे? 3। डॉक्टर साहब, अल्फा चेन को बनाने के लिए कितने जीन चाहिए? 4। अगर 4 में से 1 डिलीट हो जाए, 1, तो उसको 1 जीन डिलीशन तलसीमिया कहेंगे। फिर भी 3 तो है ना, तो चेन ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ज्यादा चेन तो बनेगा, 3 तो है, 1 जीन नहीं है। तो इन लोगों में सिम्टम होंगे, दीज पीपल आर एसिम्टोमेटिक, स्टिल 3 जीन आर मेकिंग अल्फा चेन। बात समझ गए कि नहीं? यार अल्फा चेन में ऐसा सोच ले, अल्फा चेन में फॉर एग्जांपल 100 अमाइनो एसिड है, कितने अमाइनो एसिड कितने हैं? 100 फॉर एग्जांपल, और इस 100 को बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? तो हर एक कितना बनाएगा? 25। एक जीन डिलीट हुआ तो कितने रह गए? तो 75% स्टिल बन रहा है। तो सिम्टम होंगे कि नहीं? एसिम्टोमेटिक, माइल्डर इनीमिया होगा। दीज पीपल लाइव फॉर 80 ईयर्स आल्सो, मतलब इन लोगों में दीज पीपल आर एसिम्टोमेटिक, इन लोगों में कोई सिम्टम नहीं आते। ये जब किसी और बीमारी में आते हैं उसका वैसे हम एक टेस्ट करते हैं तो उसमें कौन सा तलसीमिया जाता है? 1 जीन। सो दीज पीपल आर डायग्नोज एक्सीडेंटली। ये लोग क्या डायग्नोज होते हैं? एक्सीडेंटली आते हैं किसी और मसले में, उस मसले के अंदर हम एहतियातन तौर पर एक टेस्ट करते हैं अल्फा तलसीमिया की, और इन लोगों को हम कहते हैं कि आप लोगों को तो क्या है? अल्फा तलसीमिया। वो कहते हैं मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसे फीचर देखे नहीं है। द रीजन इज स्टिल 3 जीन्स आर वर्किंग, जस्ट 1 जीन इज डिलीटेड। तो नीचे लिखे एसिम्टोमेटिक, ये क्या होते हैं? एसिम्टोमेटिक, क्योंकि ज्यादा जीन तो है ना। एसिम्टोमेटिक, हाँ, हैविंग नो सिम्टम, एसिम्टोमेटिक, नो सिम्टम, नॉर्मल लाइफ, इन लोगों की नॉर्मल लाइफ होगी कि नहीं? नॉर्मल लाइफ, डायग्नोज एक्सीडेंटली, डायग्नोज एक्सीडेंटली। यार अगर इन लोगों को इशू नहीं है, इन लोगों को सिम्टम ही नहीं है जिंदगी में, देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 जीन डिलीशन अल्फा तलसीमिया। ऐसे तलसीमिया के लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इफ द पेशेंट इज ओके,
पेशेंट कैन कोप विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, वो लाइफ जनाब गुजार सकता है, उसको कोई इशू नहीं है। यू कांट गिव फॉर द ट्रीटमेंट, तो नीचे लिखे नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। वन जीन डिलीशन थैलेसीमिया में ट्रीटमेंट की जरूरत हो नहीं होती, ठीक है। और इट इज अ टाइप ऑफ माइल्डर इनीमिया, इसको क्या कहते हैं, माइल्डर इनीमिया, क्लियर है, ओके। इसके बाद कौन सी थैलेसीमिया हो सकती है, टू जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया या थैलेसीमिया। अब ये 50-50 बात हो गई, 50-50 बात हो गई ना, मतलब हाफ जीन है, 4 में से कितने डिलीट हुए, 2, लेकिन स्टिल 2 तो है, हाफ हाफ। सो एसिम्प्टोमेटिक एट रेस्ट, जब ये लोग बैठे होते हैं तो उनको सिम्टम नहीं आती, बट बिकम सिम्टोमेटिक ड्यूरिंग एक्सरसाइज या स्ट्रेसफुल सिचुएशन। उस पर अगर ऐसी हालत तारी हो जाती है जिसमें उसकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है तो फिर ये सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन रेस्ट में ये भी क्या होते हैं, ठीक होते हैं। तो लेके एसिम्प्टोमेटिक एट रेस्ट, बट सिम्प्टोमेटिक एट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ऐसा है ना, एट विच सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब सिचुएशन स्ट्रेसफुल आती है, बॉडी में इन्फेक्शन होता है, सर्जरी वगैरह, ट्रोमा वगैरह, उसके अंदर ये लोग क्या होते हैं, सिम्प्टोमेटिक बन जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, ये चीजें इन लोगों को आना शुरू हो जाती है। इसमें लेके इट इज माइल्ड टू मॉडरेट इनीमिया, इसको हम क्या कहते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, सबसे लेस सीवियर